न्यूक्लियस, अगर हम बात करें सेल के न्यूक्लियस का, कुछ स्टेनिंग पार्ट है, ठीक है, जो कि एक तरह का इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम, मतलब कह सकते हैं कि वो कंसिस्ट करता है एक्स क्रोमोसोम के कारण, आई मीन एक्स क्रोमोसोम कंसिस्ट करता है, ठीक है। तो एक्स क्रोमोसोम हम लोग किसके लिए फीमेल के लिए, ठीक है, इसीलिए ये ऐसा, मतलब इसमें अगर ये मेल में हो जाएगा ना तो फीमेल, सॉरी जेनेटिक फीमेलनेस एक्चुअली हो जाता है, इसलिए बार बॉडी से फीमेल में प्रेजेंट है, मतलब वो एक तरह का एक्स क्रोमोसोम का कैरेक्टरिस्टिक्स को मतलब रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मतलब बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस है, सेल में न्यूक्लियस है, उसमें जो एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, तो उसकी में कोई छोटा सा 3 पार्ट है जो कि एक्स क्रोमोसोम पे होता है, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है। और ये बार बॉडी जो होता है कभी भी मेल में प्रेजेंट नहीं होगा, सिर्फ फीमेल में प्रेजेंट है, ठीक है। ये चीज जैसे मान लो, इसमें एक चीज बता दें, जैसे मान लो कि सेल वगैरह का हम लोग स्टडी करते हैं, तो हम लोग ये चिक, मतलब ये है गाल है, चिक है, उसके अंदर से हम लोग वहां पे कुछ स्क्रैचिंग करते हैं फर्स्ट लेयर में, उसके बाद उसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं ग्लास स्लाइड में, फिर देखते हैं तो हम लोग बार बॉडी दिख सकता है, ठीक है। तो ये मेल में होगा नहीं, मेल में एब्सेंट है, फीमेल में क्योंकि एक्स क्रोमोसोम की है, ये चीज है, ठीक है। और बोलो। और जो फ्रॉग में वेब टोज होता है ना, हाँ, तो वो मतलब कौन सा इनहेरिटेंस है, एक्स लिंक या वाई लिंक? फ्रॉग में कौन सा? वेब टोज, जो लोग का टोज होता है ना। हाँ हाँ हाँ, वो लोग का कौन सा लिंक है तो देखना पड़ेगा, एक सेकंड को देख लेते हैं। तो ऐसा तो नहीं दिखा रहा है, बुक में तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, देखना पड़ेगा, ठीक है, उसको नेट पे सर्च करना पड़ेगा। बुक में नहीं तो मिला था इसलिए। हाँ, वो नहीं है, वही हम भी देख रहे थे, क्योंकि हम भी ये मतलब आइडिया नहीं है उसका, तो हम ऐसे जो बुक है रेफरेंस बुक उसमें देख रहे थे, तो वैसा कुछ नहीं दिया है, इसीलिए इसको थोड़ा नेट देखना पड़ेगा, ठीक है। और बोलो। TTF जीन, CDS, TT CTS, सर, T फॉर टाइगर। अच्छा, हाँ तो पूरा बोलो ना, TDF। TDF जिन, हाँ जी। ये भी तो कुछ अलग है। टेस्ट TDF, देखो ये जो जीन प्रेजेंट होता है ना, ये वाई जाएगा, टेस्टिंग, सॉरी टेस्टिस वाला बात बोल रहे हो ना, टेस्टिस डिटरमाइनिंग जीन हमको इसके बारे में वाई क्रोमोसोम पे लोकेट होता है बस, ठीक है, इसके बारे में और ज्यादा कुछ नहीं पता, मतलब कह सकते हैं कि जीन होता है, ठीक है, तो मेल सेक्स ऑर्गन या फिर मेल को रिप्रेजेंट करता है, और हमेशा ध्यान रखना सेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसका जैसे फीमेल का बात करें, मेल का बात करेंगे, तो इस तरह का ये जीन होता है, क्योंकि कौन टेस्टिस बनाएगा, कौन ओवरी बनाएगा, ये डायरेक्टली हो जाता है एक्स एंड वाई पे, इसलिए वाई पे जो तुम लोग टेस्टिस बोले ना, तो टेस्टिस वाई पे होता है, फिलहाल अभी हमको कुछ नहीं पता है, ठीक है इसमें। और बोलो। ये सब चीज छोड़ सकते हो, ये सब चीज तो बहुत, मतलब ये MSc वगैरह का चीज है, क्योंकि मैं MS जब मास्टर्स कर रहे थे उस टाइम हम लोग पढ़े थे, तो वही जैसे चीज एक है। बुक से क्वेश्चंस बना रहे थे, तो ये सब क्वेश्चंस था। हाँ, वो सब वो इतना भी टफ नहीं पूछेगा, मतलब हम MSc लेवल का ये चीज है, और हम लोग वहीं पे, मतलब हम वहीं पे पढ़े थे, तो ठीक है, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम, वहाँ सेक्स डिटरमिनेशन एक टॉपिक था हम लोग का, तो वो क्रोमोसोम पे डिपेंड करता, अलग स्ट्रक्चर अलग है, डिवीजन अलग हो जाता है,
वो है। इंग्लिश में टेस्टिस बोले से TDF हमको नहीं समझ में आता, टेस्टिस में मतलब वो Y क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, टेस्टिस ही बना बाद में बना देता है। और बोला तुम लोग असाइनमेंट से कुछ क्वेश्चन नहीं बनाए हो? बनाए सर, ह्यूमन असाइनमेंट रिप्रोडक्शन वाले। ह्यूमन में कौन सा बोलो, चैप्टर बोलो। ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्वेश्चन 14। एक सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 14 ना? यस सर। इसमें क्या दिक्कत हो गया भाई? In the following diagram of portion of semivestibule, identify the marked alphabet leading spermatogonia, primary spermatocyte, secondary spermatocytes, spermatids and Sertoli cell. Sertoli cell तो पहले ही होता है, Sertoli cell पहले वाला, Leydig cell बाद में हो गया। Sertoli Leydig cell स्ट्रक्चर थोड़ा इसका देखना पड़ेगा। हाँ तो ठीक तो है इसमें। लेडिक सेल तो खैर बाहर होता है, ठीक है। ए नंबर में है प्राइमरी oocyte, बी नंबर में है बी में है स्पर्मेटोगोनियम, सी में हो जाएगा प्राइमरी, ठीक है, डी में हो जाएगा। इसका आंसर ए है, देखो तो। यस सर, ए। हाँ वो सही है। देखो लेडिक सेल कहाँ प्रेजेंट होगा, सबसे पहले ये सोचो, ठीक है। तो इसको इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं, और हमेशा देखना सेमिनिफरस वॉल के बाहर में वो प्रेजेंट होगा। तुम फिगर में देख सकते हो वॉल के बाहर में है, ठीक है। तो वो लेडिक सेल हो गया। उसके बाद वही स्पर्मेटोसाइट्स, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, और जो एफ नंबर दिया है वो है तुम्हारा, क्योंकि देखो इधर 3 मैच तो कर रहा है, ए बी सी डी और ई, ये तीनों सही से मैच कर रहा है। उस हिसाब से जो ज्यादा मैचिंग दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है, उसको हम ले सकते हैं। तो आंसर जो है वो तुम्हारा ए होगा, ठीक है। क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के पहले स्पर्मेटोगोनियम ही बनेगा, या स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, चाहे ऊजनेसिस में जाओ वो गोनिया ही प्राइमरी ओसाइट से बनता था, इसमें भी वही होगा। वो बोले थे ना कि सीरीज से क्वेश्चन पूछता है, तो वो उसको एक बार फिर से ये क्वेश्चन ऐसे बना लोगे तो क्लियर हो जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन तुम्हारे मेडिकल में भी रहता है, ठीक है। तो पहला जो है स्पर्मेटोगोनिया, एकदम दिमाग में रख लो, उगोनिया स्पर्मेटोगोनियम, मतलब वही है, पहला है, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी, ठीक है। तो आंसर इसका ए होना चाहिए, आंसर सही। और आगे बोलो सर। लीथल जिन एक बार समझा दीजिए ना उसका एग्जांपल। लिथलजिन, यस सर। अच्छा लिथल का मतलब होता क्या, पहले ये सोचो। सर ऐसा जीन है जिसकी वजह से डेथ वाला जीन, जीन जो काउज करता है डेथ। लिथलजिन मतलब जो डेथ, ठीक है ना। तो ये है क्या, लीथल का मतलब ये होता है कंडीशन खराब, ठीक है। लेथार्जी वगैरह जो भी हम लोग वर्ड, तो वही है। तो लीथल जीन जो है कब डेवलप होता है, इसमें क्या देखा गया, सेल को डेथ कर देगा, या फिर हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, डेथ कर देगा। तो उसमें ध्यान रखना पड़ेगा तुमको, लीथल जीन जो होता है वो किसके कारण होता है। तो बस एक ही चीज है, वेरिएशन। और वेरिएशन किसके कारण से होता है, तो म्यूटेशन। क्योंकि म्यूटेशन होगा, या तो उसमें जीन का वेरिएशन हो सकता है, और या नहीं तो क्रोमोसोमल वेरिएशन, हम कोई भी ले सकते हैं।
ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें तीनों वेरिएशन हो सकता है, हार्मफुल, यूजफुल एंड न्यूट्रल। ठीक है, तो यहाँ पे जब हार्मफुल म्यूटेशन शो करता है तो वो सेल को या ऑर्गेनिज्म को लिथलाइज कर देता है और वो मर जाता है। समझ आ गया? यस सर। मतलब लीथल जीन होने का कारण कभी कभी पूछता है, तो वो ड्यू टू म्यूटेशन तुम लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही सर यहाँ पे लिखा हुआ है ना होमोजाइगस कंडीशन, तो वो मतलब समझ नहीं आया कैसा होगा। क्या हो होमोजाइगस गया में तो डेथ होगा हाँ। या फिर एक बार एग्जांपल लिख के बताइए ना। एक एग्जांपल है, मान लो एक एगोटिक गोट है और एक है तुम्हारा येलो गोट। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर मान लिया जाए, ठीक है, कि एगोटिक गोट या फिर येलो गोट, ये दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स तो शो नहीं करेगा। ठीक है, अगर इसमें किसी तरह का एक्सचेंजिंग हो जाता है तो वो म्यूटेशन कहलाएगा और ये लिथलाइज्ड हो जाता है, बोलते हैं लीथल हो गया। ठीक है, इसका एग्जांपल तो खैर बहुत सारा है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक सेकंड देखना सिकल सेल एनीमिया भी लीथल जीन का एग्जांपल है। बोलो बोलो क्या बोल रहे थे? सर सिकल सेल एनीमिया लीथल जीन का एग्जांपल है। हाँ बोल सकते हैं, लेकिन लिथल जीन में सिकल सेल एनीमिया में अगर लिथल जीन होगा तो उसको सेल को ही पूरा वो कर देगा ना। ठीक है, तो लिथल सेल सर सर लिखवाए हैं। क्या लिखवा? लिथल सिकल सेल का एग्जांपल है। लिथल जीन का एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया। एक देख लेते हैं हमारों को। हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली क्या लिखा है ना कि लिथल जीन जो है वो रिसेसिव भी हो सकता है, डोमिनेंट भी हो सकता है और कंडीशनल डिपेंड ऑन जीन और जीन इन्वॉल्विंग दोनों हो सकता है। लेकिन ये चीज है, इसको देखना पड़ेगा अच्छे से इसको। ठीक है ना, थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा जीन कभी डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों हो सकता है, तो हेटेरोजाइगस होगा तो डोमिनेंट वाला किल करेगा हाँ और होमोजाइगस में रेसेसिव वाला। हाँ, तो वही तो, और कुछ तो नहीं हो सकता उसमें। और नहीं कुछ हो सकता है। जैसे बहुत सारा एग्जाम्पल यहाँ दिख रहा है हमको। ठीक है, लेकिन क्रॉसिंग थोड़ा देखना पड़ेगा इसको, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया जो होता है ना, क्योंकि देखो लिथल जेल का कंडीशन अलग अलग है, डोमिनेंट में ना अलग अलग आ जाएगा। जैसे डोमिनेंट वाला जीन अगर बात करें तो हंटिंगटन डिजीज भी उसमें आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद अगर कंडीशनल बोले तो सेक्स लिंक्ड एंजाइम है, तो उसके बाद सेमी कंडीशनल तो एक्स क्रोमोसोम के केस में आ जाएगा। ठीक है, सिंथेटिक लिथल में उसका अलग एग्जाम्पल है। इसको एक बार देख लेते हैं लिथल का कॉन्सेप्ट थोड़ा। ठीक है ना, उसके बाद हम तुमको एग्जैक्टली बता देंगे, क्योंकि लिथल वगैरह का कभी वैसा पूछा नहीं, इससे उस पर ध्यान हम कभी दिए नहीं। मतलब ध्यान नहीं, ऐसा नहीं, मतलब वो उतना। ठीक है, और सर क्वेश्चन है चैट सेक्शन में। क्वेश्चन 22 क्वेश्चन भेज दिए सर आप चैट सेक्शन में भेजने के लिए। ऐप में। अच्छा भेज दिए हो? कब भेजे? अभी।
तो जेनेटिक्स में ना पहला ये से क्वेश्चन 22 पहला चैप्टर ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अच्छा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एक सेकंड रुको, ह्यूमन रिप्रोडक्शन 22 कहाँ से आ गया, 21 22, अब इसको तो पूरा देखना पड़ेगा। अच्छा रुको हम देख लेते हैं पर ऑप्शन इतना बड़ा बड़ा दे दिया है ना, लिखा हुआ है हाउ द एडजेसेंट डायग्राम शो सम ऑफ द changes in blood hormone concentration which occur during the menstrual cycle. Complete the diagram using label from the following. चलो सी में FSH है, देखो इसमें तुमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो जहाँ FSH लिखा हुआ है ना, देखो डायग्राम देखो तो FSH जहाँ पे लिखा हुआ है वहां पे कौन सा हार्मोन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा? जहाँ FSH है, FSH में LH नहीं जाएगा, क्या जाएगा? और एस्ट्रोजन। देखो तुम लोग हार्मोनल नहीं किए हो तो हम बता देते हैं। देखो हाँ देखो बता, पिट्यूटरी ग्लैंड है तो इसमें अगर GnRH बोलते हैं तो इसको बोलते हैं, हाँ इसको क्या बोलेंगे? हार्मोन। ये जो है FSH एंड LH को रिलीज कर दिया। ये दोनों क्या, देखो एक चीज और बता देते हैं, हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज हुआ। अब ये जो PG है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दोनों हार्मोन को रिलीज किया, ये स्टिमुलेटिंग है। FSH जहां रहेगा वो एस्ट्रोजन को बढ़ाएगा और LH जो होता है वो पिट्यूटरी का बात है। तो जो है तो सबसे जो आंसर है तुम्हारा नंबर अगर हम लेंगे इसका क्या हो जाएगा बताओ? 3 नंबर में एस्ट्रोजन, ठीक है। उसके बाद फिर डी नंबर का अगर बात करते हैं तो डी का जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ओव्यूलेशन। 14 डे में ओव्यूलेशन हो रहा था, ठीक है। उसके बाद ई का बात करते हैं तो ई में क्या लिखा आएगा? ई में प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा। उसके बाद फिर है तुम्हारा एफ, तो एफ जो है वो मेंस्ट्रुअल फेज है। जी फेज प्रोलिफरेटिव फेज, इसको हम लोग ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं। और एच जो है वो तुम्हारा कौन सा फेज होगा? सेक्रेटरी फेज चल जाएगा, ल्यूटियल फेज। आई मीन जी नंबर जो ओव्यूलेटरी फेज बोलो या फिर प्रोलिफरेटिव फेज बोलो, या उसका एच नंबर में तुम जाओगे तो एच में जो जाते हैं तो वो हमारा कौन सा फेज है? ल्यूटियल फेज चला गया। उसके बाद फिर ए और बी का बात करते हैं, ठीक है। तो ए जो होता है, ए जो है वो ओवेरियन फेज हो जाएगा। और ई वाला जो फेज है, ई वाला जो फेज हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। ई वाला तो बी वाला बोले थे ना, बी वाला जो है वो हो जाएगा ल्यूटियल फेज। देखो बी वाला ल्यूटियल फेज हो जाएगा। मतलब ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल को तुम एनसीईआरटी के सामने रख के देखो है वो ए नंबर में कौन सा फेज लिखा है? ओवेरियन फेज, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा है नंबर में है ल्यूटियल फेज, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा ई नंबर, देख लो ई नंबर में जो है वो प्रोजेस्टेरॉन है। उसके बाद है सी नंबर जो एस्ट्रोजन है, ठीक है। उसके बाद जो है सॉरी और रिपेयरिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, कहाँ है
रप्चरिंग हो, वहां लिख दिया रप्चरिंग हो। तुम्हारा एच में मेंस्ट्रुअल फेज 28 लिखना पड़ेगा, लिख दे क्या? नहीं सर ठीक। वो हो जाएगा, लिख बोलोगे तो हम लिख देते हैं। और बोलो इसमें। तो ये मतलब इसको याद करने कोई ट्रिक है? जैसे ये ग्राफ हम देखे लास्ट ईयर वाले में भी था, लास्ट ईयर नहीं कोई एक था। हाँ था। चलो ठीक है, तुमको हम आज ग्राफ बता देते हैं क्या होता है। ठीक है, ग्राफ को पहले समझे हो ना? ठीक है, तो इसको जो है, ठीक है, देखो सबसे पहला 1 to 4 इज अ मेंस फेज, जिसको मेंस्ट्रुअल फेज बोलेंगे। ठीक है, हम यहाँ 5 ले लेते हैं। फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 14 डेज तक। तो ये जो बीच वाला फेज है उसको प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 14 से अगर 22 तक जाता है तो ल्यूटिनाइजिंग फेज, जो कि ऊपर में देखो लिखा होगा, एलएच फेज बोलते हैं। ठीक है, और यहीं पे अगर ये वाला हार्मोन की अगर हम बात कर रहे हैं, इस तरह से जाएगा, फिर ये इस तरह से चला गया। ठीक है, या नहीं तो फिर ऐसे बना देते हैं, ये हो गया, ये हो गया। तो जहां एफएसएच है वहां एस्ट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, जहां एलएच हो जाएगा, जहां पे एलएच है वहां पे क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 14 डेज में है, देखो वहां है ओव्यूलेशन। एफएसएच एस्ट्रोजन, जब एफएसएच की बात करते हैं तो ये हमारा पिट्यूटरी इवेंट है, पिट्यूटरी इवेंट। और अगर एस्ट्रोजन की बात करते हैं तो वो हमारा है ओवेरियन साइकिल। हाँ, साइकिल बोलते हैं, बस यही तो है। अब जैसे यहाँ पे एक वर्ड दिया 28, तो इसको हम लोग बोल दिए क्या? उसको 28 में हम लोग वहां पे बोले हैं प्रोजेस्टेरॉन का जो है डिक्रीजमेंट हो जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं इसमें एच में था ना, ये इसका नाम एक है मेंस्ट्रुअल फेज। ये वाला जो है मेंस्ट्रुअल, क्यों मेंस्ट्रुअल फेज बोला है? यहाँ पे क्योंकि 28 के बाद ये स्टार्ट होगा, और यहाँ पे तो मेंस फेज हम नहीं लिखेंगे, बट नॉर्मली हम यहाँ पे मेंस फेज लिखते हैं। ठीक है, तो वो डेट यही, टाइमिंग वगैरह वही है, लेकिन इसको क्वेश्चन बनाने से ही क्लियर हो जाएगा। मतलब देखो वो जो हार्मोनल होता है ना, वो हार्मोन को थोड़ा सा तुम लोग अच्छे से तैयार करो, याद करो। एफएसएच एस्ट्रोजन, एलएच प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, बस इसको यार, क्योंकि हार्मोन से ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। 14 डे में ओव्यूलेशन लिख सकते हो, एलएच सर्ग लिख सकते हो, मतलब इस तरह का क्वेश्चन वहां पे आता है। तो एक बार डायग्राम बनाने की कोशिश करो, हो जाएगा यार। ठीक है, हार्मोन इंपॉर्टेंट है। और बताओ, और कुछ है इसमें? सर आप जो बोले रप्चर ऑफ एंडोमेट्रियम, हाँ, सर वो ओव्यूलेशन के बाद होता है ना, या ओव्यूलेशन से पहले? नहीं, ओव्यूलेशन 28 डेज के बाद होगा रप्चरिंग, और अगर ओव्यूलेशन के बाद होगा तो वो रिपेयरिंग हो जाएगा, क्योंकि ओव्यूलेशन का प्रोजेस्टेरॉन बनता है, और प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है एंडोमेट्रियम को बनाना, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन को मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि एंडोमेट्रियम को फिलहाल वो बना के रखता है, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद भी इसका जरूरत पड़ने लगता है। ऐसा नहीं कि एस्ट्रोजन यहाँ निकल रहा है, एस्ट्रोजन का काम खत्म, तुरंत बन जाएगा, नहीं। एस्ट्रोजन जैसे ही निकला, कॉर्पस ल्यूटियम एक्ट करना स्टार्ट कर जाएगा, उस पर एलएच काम करेगा,
प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा, इंडोमेट्रियम बनना स्टार्ट। प्रोजेस्टेरोन लेवल जब तक मेंटेन होगा तब तक मेट्रियम वॉल जो वॉल है वो मेंटेन होगा। जैसे वो डाउन होगा वो रप्चरिंग ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल है और वही फ्लूइड के फॉर्म में रिलीज आउट हो जाता है, जिसको हम मेंस या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ये चीज है। और बताओ। क्वेश्चन नंबर 27। 27 इसी में। यस सर। तो इसमें भी फिगर ही है। The change that part in endometrium during a normal menstrual cycle. Arrow represent menstrual cycle. तो D तो ये एनसीईआरटी में जो ग्राफ में लास्ट वाला दिया है यूट्राइन इवेंट्स वही ग्राफ है ना? सी होगा ना इसमें। हाँ तो वो 20। ओव्यूलेशन 14 डेज पे होगा तो सी होगा और इधर ए होगा। ऑप्शन सी होगा सर। भाई हमको भी लग रहा है क्योंकि ओवुलेशन सी नंबर पे दिखा रहा है। 14 डेज तो देखो एरो रिप्रेजेंट ओवुलेशन है, सही है। 14 डेज सी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यस और यस। एरो रिप्रेजेंट मेंस्ट्रुअल, तो ये कर रहा है, ठीक तो है। आंसर सी यही होगा। हाँ तो वो ग्राफ देख के कंफ्यूज हो। ग्राफ देखिए कंफ्यूज कभी मत हो, हम बताते हैं। ग्राफ के नीचे में देखो कितना अच्छा से दिया हुआ है डे। ए को याद करो ना, काफी है। उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ग्राफ थोड़ा ना बहुत टेढ़ा मेढ़ा कर ही देता है। वो हम देख रहे हैं उसमें कि ये है, मतलब वही ग्राफ जो है ना, ठीक है। बट नीचे में डे लिखा हुआ है, देखो 14 डे पे सी नंबर दिया हुआ है। और सी नंबर में क्या होता है, उस नंबर पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। और एरो देखो लिखा, एरो रिप्रेजेंट ओव्यूलेशन, तो डायरेक्टली याद रखो 14 डेज, 13 एंड 14 डेज के ये सी दोनों के डेज में ये हो जाता है। तो सी में दिख रहा है, ठीक है। और ऑप्शन होगा डी, मेंस्ट्रुअल इज अ डी, क्योंकि डी इसलिए है सॉरी ए क्योंकि ए इनिशियल है, 1 to 4 डेज में मेंस्ट्रुअल होगा, सिंपल, ठीक है। और आगे बोलो, ठीक है, आंसर सही है। 43। और इसी का ना, यस। चलो अच्छा, ग्राफ वगैरह बना लोगे ना तो फिर तुमको दिक्कत नहीं होगा। 43, हाउ मेनी एग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन फीमेल इन अ रिप्रोडक्टिव एज अबाउट, डी आंसर होगा 400 से 450। तो वो 60,000 to 80,000 लिखता है एट प्यूबर्टी। वो फॉलिकुलर सेल है, प्राइमरी oocytes का बात कर रहे हैं, ठीक है। ये दिया नहीं है ना सर? तुम हाँ ये दिया नहीं है, बट इसको ध्यान रखना। 6,000 to 80,000 इज अ प्राइमरी oocytes, मतलब अरेस्ट हुआ था जन्म के बाद, प्यूबर्टी में स्टार्ट होते होते बहुत सारा बचा और बहुत सारा मर गया। बचा कितना, 60 से 80,000। अब उसमें से जो है 2-3 फॉलिकुलर सेल सोचता है कि हम मैच्योर हों, लेकिन मैच्योरेशन तक जाते जाते एक ही ग्राफियन फॉलिकल बन पाता है और वही होगा। मतलब एक नॉर्मल तुम देख लो ना, मतलब अप्रॉक्स अगर 45 के अप्रॉक्स में तुम अगर एज किसी का रिप्रोडक्टिव लाइफ देखते हो, ठीक है। और अगर हम किसी फीमेल का 10 या 11 या 12 साल का लेंगे तो उस बीच में हर एक मंथ का देख लो, ठीक है। हर एक मंथ का पता चल जाएगा, मतलब एक साल में 12, ठीक है। तो फिर 40 साल में कितना, 40 साल अप्रॉक्स मान के चलो, तो 12 for the 48, तो उसी अप्रॉक्स आंसर 400 to 450 दिया है, और मेरे कैलकुलेशन से 480 एक का होना चाहिए। तो 400 के अप्रॉक्स जो है वो कर सकते हैं। ऐसे 450 बहुत बोल दिए, 400 तक ही जाता है, उससे ज्यादा नहीं जाता है। तो 4 वो अप्रॉक्स लिया है, इसलिए 400 450 आंसर डी होगा, ठीक है। और बोलो सर उसी में क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 इसी में 40, यस सर। हाँ तो क्या हो गया, तो कौन सा होगा?
When both ovaries of women are removed, then which hormone is decreased in blood? Decrease in blood में क्या हो जाएगा? सर एस्ट्रोजन भी होगा, प्रोलैक्टिन भी होगा, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन एंड जीएनआरएच। हाँ, तो ओवरी जीएनआरएच को हटा दोगे तो क्या होगा ना? जीएनआरएच अभी तो पता है कहाँ से रिलीज होता है जीएनआरएच? पिट्यूटरी से ना। हाइपोथैलेमस। हाँ हाइपोथैलेमस। जीएनआरएच है, आर रिलीजिंग। अब पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेटिंग, तो स्टिमुलेटिंग तो बोल के है नहीं, तो एफएसएच है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग एंड एलएच। अगर ओवरी को हम हटा देंगे तो एस्ट्रोजन पे इफेक्ट पड़ेगा, ऑक्सीटोसिन पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर से रिलीज होता है, तो डायरेक्टली ग्लैंड से रिलीज है। दूसरा है तुम्हारा, दूसरा ऑप्शन क्या है? प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो वो प्लेसेंटल हार्मोन हो जाता है, ठीक है। एचपीएल देखना लिखा है, प्लेसेंटल हार्मोन इज एचपीएल, ठीक है। उसके बाद एस्ट्रोजन और जेनआरएच तो सामने है, ठीक है। एस्ट्रोजन होगा। हाँ एस्ट्रोजन होगा। इसी तरह का क्वेश्चन जो है ना वो ट्विस्ट करके पूछता है, देखो कहाँ से कहाँ पूछ दिया वो। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने का चांस होता है, ठीक है। और बोलो 46 इसी में 46 which of the following is responsible for division of fertilized egg? Fertilized egg, mitochondria of the sperm, from proximal central of the sperm, central of ovum, उसके बाद फिर देखो ये तो पक्का है कि फर्टिलाइज्ड एग का बात है तो फीमेल एग आई मीन फीमेल गैमेट कुछ करता नहीं है, तो ओवम का जो भी है वो उसको हटा दो। माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह आंसर माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ स्पर्म एंड प्रॉक्सिमल। देखो सेंट्रियोल जो है उसका काम क्या है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है। और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है, लेकिन प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है ना वो कहीं ना कहीं ब्रेकेज में आई मीन मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने में वो हेल्प, क्योंकि स्पीडली जाएगा तभी होगा, पेनिट्रेट होगा तेजी से तभी जाएगा, इसीलिए तो प्रॉक्सिमल यहाँ पे आंसर हो सकता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो है ना आंसर एक्रोसोम को लेके देना चाहिए, लेकिन यहाँ दिया है, ठीक है। तो जो है मेरे हिसाब से आंसर सी होना चाहिए। देख लो क्या है आंसर। डी सी होगा। ओवम का तो कोई केस बनता ही नहीं, तो इसलिए ए और डी तो होगा ही नहीं कभी, ठीक है। बचा बी एंड सी। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोवाइड करता है उसको जाने के लिए, ठीक है। लेकिन प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहीं ना कहीं एक तरह का मतलब फ्यूजन में काम करता है, मतलब फ्यूजन मतलब उसको तोड़ने में कहीं ना कहीं प्रॉक्सिमल है तो वो हाँ, प्रॉक्सिमल है तो वो ऊपर की तरफ मतलब उसके हेड की तरफ एनर्जी प्रोवाइड करेगा। हेड के पास, हाँ हेड के पास एनर्जी नहीं प्रोवाइड करेगा। एक तरह का बस देखो सेंट्रियोल क्या है ना, एक तरह का फ्लैजिला का काम करता है। फ्लैजिला का काम है किसी को भी मूव करा के लेके जाना, ठीक है। तो जो मूवमेंट जो होता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचा, वहां पे ब्रेक किया, फिर न्यूक्लियस तक गया, तो वो सेंट्रियोल का ही काम होता है। इसीलिए उसको हम यहाँ पे आंसर सी हम उसको सही मानेंगे, ठीक है। ठीक है। और ये बात तो पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया मान लो इस तरह का स्ट्रक्चर में तो बीचों बीच सेंट्रियोल होता है, ये तो पता होगा, ठीक है ना। प्रॉक्सिमल है ऊपर नेक के पास कनेक्ट है, और डिस्टल जो है पीछे चला जाता है, जो टेल रीजन में बोलते हैं। तो अल्टीमेटली अंदर में जो सेंट्रियोल एक तरह का फ्लैजिला भी उसको हम बोल सकते हैं, इसलिए टेल रीजन अंदर नहीं जाता है, रीजन वही, ठीक है। सो और कुछ सर जो क्वेश्चन भेजे वो देख लीजिएगा। वो क्वेश्चन मेरा मतलब ये मोबाइल में ही है तो अभी कैसे देखेंगे, ठीक है। उसको देख के हम बता देंगे, ठीक है, हम रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। और कुछ सर ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक बार समझा दीजिए ना। क्या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज 8 लास्ट में जो, अच्छा वो जिफ्ट वगैरह यस सर, आर्टिफिशियल जो बोल रहे हो ना, मतलब उसमें असिस्टेड रिप्रोडक्टिव असिस्टेंट बोल के है क्या कुछ एनसीईआरटी में ना? हाँ सर लास्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक सेकंड को खोल रहे हैं हम।
रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इनफर्टिलिटी का जो केस है ना, या फिर कुछ और बोल रहे हो? हाँ सर वही। हेलो, Yes, sir. इनफर्टिलिटी वाला केस। हाँ, हाँ, sir. इनफर्टिलिटी में ना, हाँ देखो इनफर्टिलिटी में जो है, इनफर्टिलिटी में सबसे पहला जो बोलते हैं ना, जिसको हम लोग बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसमें पहला है टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब बेबी में दो ही मैकेनिज्म होता है, एक होता है आईवीएफ, जिसको हम लोग बोलते हैं आईवीएफ। आईवीएफ का मतलब क्या होगा? आईवीएफ का मतलब एक तरह का मीडियम तैयार करना, उसमें फ्यूजन करा के फिर डेवलप कराना। अब इसमें दो तीन चीज हो जाता है, एक होता है एम्ब्रायो ट्रांसफर, मतलब एक ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्म बाहर में करेगा फिर ट्रांसफर करेगा। एक होता है जायगोट, तो जिफ्ट जो होता है जायगोट इंट्राफॉलिपिन ट्यूब, तो वो फॉलिपिन ट्यूब में उसको इंट्रोड्यूस कर देगा क्योंकि जायगोट फॉर्म है, फिर क्लीवेज होना बाकी है। और एक है तुम्हारा जिसको हम लोग बोलते हैं आईयूटी, जिसको इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर बोलते हैं, जिसमें मॉरूला मतलब सॉरी ब्लास्टोमियर स्टेज में हम लोग उसको वहां पे यूट्राइन पे उसको रिलीज कर देते हैं, आई मीन एडमिनिस्ट्रेट कर देते हैं। तो तीन हम लोग देखे, एक है जिफ्ट जाइगोट तो फॉलिपिन ट्यूब, एक इम्ब्रायो जो यूट्राइन कैविटी में जाके करते हैं जो इम्प्लांट डायरेक्ट करने वाला है, और एक ब्लास्टोमियर स्टेज में जाके जिसको आयु मतलब एफ बोले हैं, आईयूटी बोले इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, तो वो वहां गया। तो ठीक है, यही है इसका मेन तीन। और एक है तुम्हारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन करने का मतलब यहाँ पे क्या, ठीक है, मान लो किसी पर्सन का स्पर्म काउंट लो है तो उसका उतना हेल्दी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 40% तो खराब हो जाता है, 60% का नॉर्मल सेपरेट साइज दिखता है, उसमें से 40 जो है विग्रस फर्टिलिटी करता है। अगर उसका भी लो काउंट हो गया, ठीक है, आई मीन लो काउंट जो है वो हेल्दी का बता रहा है कि अगर हेल्दी स्पर्म का काउंट लो चला गया तो फर्टिलाइजेशन नाम का वहां चीज होने नहीं वाला, क्योंकि वहां पहुंचेगा नहीं। तो क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेट। इंसेमिनेट का मतलब सीमेन को इंसेमिनेट अंदर डालते हैं इन फीमेल, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, आई मीन जब ये ऐसा टेक्निक में कि हेल्दी स्पर्म को लेके, ठीक है, डायरेक्टली फीमेल बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, वो गैमेट जाता है ओवर पास, फिर अपना जो नेचुरल प्रोसेस है वो स्टार्ट करता है, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। लेकिन जब टेस्ट ट्यूब की बात करते हैं तो टेस्ट ट्यूब में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को जिफ्ट भी बोल सकते हो, गैमेट इंट्रा फॉलिपिन ट्यूब ट्रांसफर, फॉलिपिन ट्रांसफर बोल सकते हैं। एक होता है जिफ्ट, एक होता है जिफ्ट, एक होता है गिफ्ट, आई मीन सॉरी, एक होता है ZIFT, एक होता है GIFT। तो GIFT है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और जब टेस्ट ट्यूब में है तो टेस्ट ट्यूब मतलब बाहर में ही उसको कहीं ना कहीं फर्टिलाइज करके अंदर करना है। लेकिन जब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या जिफ्ट है, GIFT है, तो उसमें गैमेट को लो और उसको इंट्रोड्यूस कर दो, बस यही दो मैकेनिज्म है। और इसी दोनों में सब यही दोनों में पूछता है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि हम गैमेट को लेते हैं डोनर से, आई मीन जो बायोलॉजिकल पेरेंट बनना चाहते हैं, तो अगर उनको प्रॉब्लम हो जाता है तो क्या है कि फीमेल का गैमेट को भी लिए और मेल का गैमेट को भी लिए, उसको डेवलप करा के उसको मतलब एक स्टेज में ला के, ठीक है, फिर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या तो बाहर में भी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो टेस्ट ट्यूब में मैकेनिज्म। देखो टेस्ट ट्यूब का मतलब ये नहीं कि ट्यूब के मतलब हम लोग बाहर ही कराएंगे, मतलब वो एक तरह का मीडियम है जो कि फर्टिलाइज कराने के बाद जो दो तीन स्टेज है उसमें ला के उसको हम डाल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो बोलता है ना कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो हम वहां पे क्या करेंगे, जाइगोट बना के डाल देंगे, फिर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ ना, फर्टिलाइजेशन करा के डाल दिए। और एक होता है ब्लास्टोमियर तक लेके गए उसको डाल दिए, एक होता है इम्ब्रायो तक लेके गए, वही टेस्ट ट्यूब बेबी है ना। और इस टेस्ट ट्यूब में 3 मेथड, ठीक है। और एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो हम पहले बताए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या है कि हेल्दी डोनर का ले लेते हैं और उसको डायरेक्टली फीमेल बॉडी में यूज कर लेते हैं, और वो जाके अपना फिर नेचुरल प्रोसेस स्टार्ट करता है, बस यही चीज है, ठीक है। यही है असिस्टेड जो बोले टेक्नोलॉजी, आई मीन इनफर्टिलिटी में ऐसा आता है, ठीक है। और बताओ। सर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन नंबर
6. क्वेश्चन नंबर 6 एक खोलना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 6. व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस? तो वो प्री नेटल फॉइटल डिटरमाइनिंग टेस्ट या फिर पोस्ट नेटल? प्रीनेटल। एक सेकेंड, इसमें देखो ये भी लिखा है इट इज और ऑप्शन भी पढ़ो। प्रीनेटल ही है, पोस्ट नेटल नहीं होगा, प्रीनेटल होगा। इट इज बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल पैटर्न ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। आंसर इसका होना चाहिए 1 and 3। सी होना 1 चाहिए and आंसर। 3. हाँ 1 and 3 सी होना चाहिए। तो भाई प्री और पोस्ट में था। प्री 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 पोस्ट नेटल मतलब समझते हो? मतलब बच्चा जन्म ले चाइल्ड लिया, बर्थ के बाद। बर्थ हो गया। नेटल केयर यही है। नेटलिटी केयर के केस में यही होता है, ठीक है, कि नेटलिटी केयर हॉस्पिटल या फिर कहीं पे ये सब लिखा हुआ रहता है, मतलब बच्चा जस्ट जन्म लिया, एकदम बोलता है एकदम नवजात शिशु, ठीक है, तो वो बच्चा जन्म लिया उस टाइम पे अगर पोस्ट कुछ होता नेटल है तो मतलब आफ्टर बर्थ। हाँ आफ्टर बर्थ। प्री नेटल मतलब इन द वोम्ब, आई मीन हम बोल सकते हैं जब प्रेगनेंसी हो उस टाइम। क्योंकि अच्छा एमनियोसेंटेसिस जो होता है ना, ये फायदा भी और घाटा भी है। फायदा क्या है? क्रोमोसोमल लेवल पे डिसऑर्डर्स पता चल जाता है। जेनेटिक डिसऑर्डर किसी भी तरह का जिनमें एबनॉर्मलिटीज हुआ तो पता चल जाएगा। घाटा क्या है? वही फीटल फर्टिसाइड। फीटल फीमेल फर्टिसाइड। हाँ तो मतलब सेक्स डिटरमिनेशन पता कर सकते हैं, बट ये सब चीज इलीगलाइज्ड है तो फिर पता करना मतलब पता तो चल ही जाता है, डॉक्टर को बताना ये नहीं है, ठीक है। अच्छा एक चीज बता सकते हो कि MTP इज अ मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी कॉमनली कॉल्ड एबॉर्शन, ठीक है। इलीगल एबॉर्शन कब अलाउ करता है? इन रेप सॉरी केसेस। इलीगल नहीं, sorry, सॉरी इलीगल तो सबको पता है, लीगल 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 एबॉर्ट कब रिकमेंड कर सकते हैं? रेप केसेस। रेप केसेस में, ठीक है। और तो होता और कोई डिसऑर्डर हो तो कुछ वैसा, मतलब बहुत। हाँ जेनेटिक डिसऑर्डर हो तो उस केस में, क्योंकि जेनेटिक एमनियोसेंटेसिस का मतलब ही है कि जिन डिसऑर्डर पता चल गया ट्रीटमेंट करने का कोशिश करेंगे, अगर ट्रीटमेंट नहीं हो पाए तो टर्मिनेट कराना लीगलाइज्ड हो जाता है, ठीक है। लेकिन रेप केस में एक अभी शायद चेंज किया है, जहां तक हमको पता है कि अगर फीमेल चाहेगी तो ही अबॉर्ट हो पाएगा, नहीं तो नहीं। पहले नेसेसरी था करा, अब नहीं है ऐसा, ठीक है। तो वो दोनों केस में हो सकता है, बाकी और कोई केस में अबॉर्शन लीगल नहीं है, ठीक है। और बोलो। क्वेश्चन पूछे था लास्ट ईयर वाला रिप्रोडक्शन से। किसमें? इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ में? यस सर। अच्छा ठीक है, हमको 1 मिनट दो, हम बुक लेके आते, ठीक है। चलो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कुछ कुछ क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो बहुत इजी सा भी होता है, ठीक है ना, बट इन ह्यूमन फीमेल, ठीक है,
menstruation can be deferred by administration of, बताओ menstruation डिफर कब हो सकता है? ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन FSH एंड LH, दूसरा ऑप्शन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा ऑप्शन FSH ओनली और चौथा ऑप्शन LH ओनली। बताओ। FSH and LH. क्यों Sir, FSH only. Sir, FSH only. नहीं, यहाँ क्या लिख रहा है? मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, आई मीन जो पूरा इवेंट है, आई मीन मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे लिख रहा है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक बोल रहे, ठीक ठीक हैं। Progesterone and estrogen. एक्चुअली मेरे हिसाब से आंसर LH होना चाहिए सिर्फ, क्योंकि ऑप्शन में FSH और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो जब यहाँ कंफ्यूजन का चीज है ना, तो FSH इज ए ओव्यूलेटरी मतलब हार्मोन, ठीक है। लेकिन LH जो होता है वो मेनली मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि हम बताए कि जब LH बढ़ेगा तो इंडोमेट्रियम वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट, लेकिन जब वो घटेगा तो वही मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है, वही ब्लीडिंग फेज होता है, उसमें ब्लीडिंग होना स्टार्ट। तो उसी फेज को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल फेज। तो यहाँ पे ऐसे मेंस्ट्रुएशन लिखा हुआ है, तो हम वही मेंस फेज को ही मेंस्ट्रुएशन वहाँ पे ले रहे हैं। तो फिर इस केस में सिर्फ LH ओनली ऑप्शन, एग्जैक्ट आंसर वही होना चाहिए। हम आंसर देख लेते हैं, ठीक है, LH ही होगा मेरे हिसाब से। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन भी हो सकता है ना, क्योंकि वो ओरल डोजेस दिया जाता है फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। नहीं सर वो तो सिंथेटिक होता है ना। हाँ, लेकिन ऑप्शन में आंसर भी दिया हुआ है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। चलो ठीक है, मतलब हम भी गलत हो गए। चलो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दिया हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन तो वही दिया हुआ है, ठीक है। ये लेकिन FSH LH तो उसको लिख रहा है वहां पे कि FSH एंड LH इज अ स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये सही है। मेंस्ट्रुअल पूरा फेज जो डिपेंड यहाँ पे कर रहा है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन मतलब हम ब्लीडिंग समझ रहे थे, तो इसलिए LH या फिर हम प्रोजेस्टेरॉन को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, बट आंसर दोनों दिया है, तो ठीक है, दोनों आंसर सही है। चलो एक चीज बता दो, which one is the most widely accepted, ये 2011 का क्वेश्चन है, which one is the most widely accepted method of contraception presently in India? Diaphragm, cervical cap, IUDs and tubectomy. IUD कैसे? ये आइडियल है, सबसे बढ़िया है, रिवर्सिबल है। IUD का कुछ एग्जांपल बता दो। लाइपरलूप, मल्टीलोड 375, कॉपर टी। सही बोले। कॉपर टी जो है एक ऐसा डिवाइस है जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है इन फीमेल, ठीक है। दो मेथड होता है जो फीमेल के केस में ज्यादा यूज होता है, ध्यान रखना। एक है तुम्हारा IUD और एक होता है ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। लेकिन जब ऑप्शन में IUD एंड ट्यूबेक्टोमी दे तो उस केस में IUD को आंसर करना है यहाँ, क्योंकि ट्यूबेक्टोमी यहाँ पे दे चुका है, ठीक है। क्योंकि ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, फॉलोपियन ट्यूब को कट करके टाइट करके बांध देते हैं, मतलब मोड़ के बांध देते हैं, ठीक है। तो वो चीज बहुत ही कम केस में है, बट IUD मोस्ट एक्सेप्टेबल या फिर यूज होने वाला है, ठीक है। तो 2011 में आंसर सही है। एक है तुम्हारा MTP इज कंसिडर्ड, अच्छा MTP मतलब एबॉर्शन किस मंथ तक सेफ बोला गया है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। 6 है, 8 है, बोलिए। हाँ 6 सॉरी वीक्स है, ठीक है। हाउ मेनी, सॉरी वीक है, वीक्स है।
मंथ नहीं है, 12 वीक weeks. ऑफ प्रेगनेंसी 6 12 मंथ, weeks. सॉरी 6 So 12 weeks. हाँ First trimester. फर्स्ट टाइम, हाँ ठीक है 12 है। ये क्वेश्चन है 2011 का। 2011 में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, 2012 में तो भर दिया है, 5-6 क्वेश्चन पूछता है, बहुत इसमें एग्जाम्पल है। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन है, वो छोटा सा क्वेश्चन है, वो भी असर्शन क्वेश्चन है। लिखा है एमनियोसेंटेसिस इज बैंड, ठीक है। अब लिखा है एमनियोसेंटेसिस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट फीटल एबनॉर्मलिटीज, तो इसमें आंसर क्या होगा? असर्शन रीजन है, assertion is सही and reason is गलत। रीजन इज गलत, ठीक है। तो आंसर सी होना चाहिए, ए फॉल्स बट आज जो भी गलत होगा। हाँ मतलब तुम्हारा जो है वो सही है ऑप्शन में जो भी हो। तो चलो एक और चीज है छोटा सा, एक कॉपर रिलीजिंग आईयूडी इज, ये 2012 का क्वेश्चन है, ऑप्शन सुन लो। मल्टीलॉइड 375, सहेली, LNG-22 एंड डायफ्राम। कॉपर टी। कॉपर टी है ही नहीं ऑप्शन। सर क्या फिर से बोलिए। Multilode 375. हाँ ये भी है। मल्टीलॉइड 375, LNG-20, Multilode सहेली एंड डायफ्राम। आंसर क्या होगा? Multilode 375। क्या? चलो एक चीज और क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। Zygote intrafallopian transfer, intrauterine insemination, gamete intrafallopian transfer और intracytoplasmic sperm injection, बोलो। वो zygote intrafallopian, तो zygote वाला ना, zygote ही होगा, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा क्वेश्चन इसमें है नहीं। लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, सर ऑप्शन बोलिए। सर ऑडियो म्यूट हो गया। हाँ हेलो आ गए। हाँ तो वो वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल में सबसे पहला क्वेश्चन है बाय हैविंग क्वाइटस एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक, पहला क्वेश्चन है, सॉरी पहला ऑप्शन है। दूसरा है बाय अ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ड्यूरिंग क्वाइटस, तीसरा है एबॉर्शन, चौथा है बाय अब्स्टेनिंग फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑप्शन डी। हाँ सर डी ऑप्शन वाला। डी, नेचुरल मेथड इज द बेस्ट मेथड होता है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन है 2013 का क्वेश्चन है। इसका मैच पूरी के बंद हुआ है। एबॉर्शन का फुल फॉर्म क्या होता है? जो आप बोले थे MTP जो ए बाप MTP, और ये क्वेश्चन पूछा 2013 में, बताओ कि इंड्यूस्ड एबॉर्शन इज, ऑप्शन में है IUD, MTP, PID एंड STD, ठीक है, ये चीज है। हाँ एक क्वेश्चन है जो तुम जो भी पूछे थे, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी IVF इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ embryo with 16 blastomere into fallopian tube, ovum into fallopian tube, zygote into fallopian tube and zygote into the uterus। तो आंसर क्या हो जाएगा? Cryotransfer. zygote into fallopian tube। हाँ क्या बोली? एम्ब्रायो, नहीं सर zygote into fallopian tube। जायगोट इनटू fallopian tube, ठीक है, आंसर वही होगा जायगोट, ठीक है। क्योंकि एम्ब्रायो विद 16 ब्लास्टोमियर, देखो हम एक चीज यहाँ कंफ्यूजन क्या है, क्योंकि आई मीन ये टेस्ट ट्यूब वाले में जो असिस्टेड है, ठीक है, सॉरी असिस्टेड जो है उसमें टेस्ट ट्यूब में ब्लास्टोमेयर का दिया है, बट एम्ब्रायो के साथ ब्लास्टोमेयर कैसे हो सकता है? एम्ब्रायो तो अपना ब्लास्टोसिस्ट वाला फॉर्म चला गया ना, वो ध्यान रखना। बाकी बात जायगोट वाला एकदम सही है, तो आंसर हो जाएगा सी होगा, कि जायगोट fallopian tube में ट्रांसफर कर रहे हैं। जायगोट कभी भी यूटेरस में नहीं होगा, यूटेरस में सिर्फ प्रोसेस क्या होगा? एम्ब्रायो फॉर्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन है 2014 का। तो रिसेंटली पूछते हैं 2000
तो 2016 में फेज 2 में क्वेश्चन है पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आईओडी, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी। हार्मोन रिलीजिंग Progesters or LNG20 तो इसमें ऑप्शन LNG20 है, तो वही है कॉपर 7 है, मल्टीलॉइड ये फेज 2 का क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन 2008 से पूछा है, 2018 में पूछा है, वो सहेली का क्वेश्चन है, द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली। तो ये स्टेटमेंट वाइज है। तो पहला स्टेटमेंट है ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूटेरस प्रिवेंटिंग एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड, इंक्रीज द concentration of estrogen and prevent ovulation in females, is an IUD, is a post-coital contraceptive। पोस्ट-कॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव। हाँ यही वाला होगा। पोस्ट-कॉइटल एंटासेप्टिव क्यों होगा? अब बीबी को ऑल पैनिक पहला एग्जैक्टली पहला ऑप्शन था ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर। सर वो ओव्यूलेशन नहीं होने देगा। हाँ वो है, सॉरी इसमें अच्छा, इम्प्लांटेशन, first इम्प्लांट फर्स्ट ऑप्शन जो है इम्प्लांट नहीं होने देता है, सेकंड ऑप्शन जो है ओवुलेशन नहीं होने देगा, तीसरा है इज एन आईओडी, और चौथा इट इज अ पोस्ट सर नेटल इम्प्लांट नहीं होने देगा। पोजीशन ला दिया बाहर है। ओव्यूलेशन नहीं होने देगा। दोनों ही नहीं होने देता, इनहिबिट इम्प्लांट और ओव्यूलेशन वो दोनों ही। मालाडी में होता है ना। वो मालाडी में होता है, बस सहेली में ओवुलेशन ही नहीं होने देगा, उसका हार्मोन का जो कंसंट्रेशन बढ़ाने से यही होता है। ठीक है, ये चीज है। तो है कुछ क्वेश्चन, ठीक है, ऑलमोस्ट तुम लोग का प्रिपरेशन है ही, ठीक है। तो आगे आज जेनेटिक्स का इसका मतलब नहीं बनाया है ना, तो तुम लोग नेक्स्ट क्लास जेनेटिक्स का बना के रखना, और ये दोनों चैप्टर का जो असाइनमेंट गया है उससे जरूर बनाना, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चंस है जो अगर इस बीच में कुछ वैसा होगा तो तुम डायरेक्टली चैट पे भेज देना, हम देख लेंगे कुछ कुछ। जैसे लीथल वाला है, थोड़ा उसको देख लेते फिर हम उसको अच्छे से बता देंगे, ठीक है। और बाकी बाद जो असाइनमेंट है उसको जरूर बनाना, क्योंकि वो दोनों असाइनमेंट का क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी बेसिस पे और अच्छा क्वेश्चन उसमें दिया है, ठीक है। जो भी असाइनमेंट जा रहा है सबको बनाओ, क्योंकि जो भी जा रहा है वो सारा एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। तो उसको बनाओ अच्छे से सारा। बहुत सहेली वाले एक बार फिर से बता दीजिए। सहेली वाले में क्या होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के इंक्रीजमेंट से ओव्यूलेशन प्रोसेस नहीं करवा पाता है सही से, तो टाइम पे ओव्यूलेशन होगा नहीं तो टाइम पे पहुंचेगा नहीं, तब तक स्पर्म क्रॉस कर जाएगा या स्पर्म जाएगा तो उसको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। वही है, तो वो ओव्यूलेशन को ब्रेक कर देता है, या फिर बोल सकते हैं प्रिवेंट कर देता है, ठीक है। ठीक है, तो आज रहने दो इतना, और नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर प्रीवियस का थोड़ा यही दो चैप्टर को थोड़ा अच्छे से करते हैं, इसको जेनेटिक्स में थोड़ा टाइम दो, क्योंकि अभी 2-3-4 साल में, मतलब 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर में देखा गया बहुत ही ज्यादा वेटेज कर दिया है, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस तो हर एक साल 2-3 क्वेश्चन पूछता है, एक साइंटिस्ट हर एक साल पूछेगा, और जेनेटिक्स से भी 2-3 क्वेश्चन पूछता है, तो कम से कम अप्रॉक्स 6-7 क्वेश्चन जरूर रहेगा तुम्हारा, ठीक है। उससे ज्यादा भी रह सकता है, दोनों चैप्टर मिला के बोल रहे हैं, ठीक है। तो मान के चलो ना, अगर 3-3 भी क्वेश्चन पूछता है एक चैप्टर से तो काफी है, चैप्टर में 6-7 क्वेश्चन हो जाएगा तो बहुत है। तो उसको करो, और फिर आओ, फिर डाउट लेके फिर हम लोग उस पर बात करते हैं। और हाँ, कुछ भी अगर वैसा होगा जेनेटिक्स से रिलेटेड में, तो वो थोड़ा सा तुम उसमें भेज देना, उसमें चैट में भेज देना, हम देख लेंगे, ठीक है। और आज एक क्वेश्चन हम देख के हम चैट पे रिप्लाई करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो और कुछ पूछा तो पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है। सर लैक्टेशन के टाइम में क्या मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन मतलब वो बनता नहीं है ना? इनिशियल लैक्टेशन के टाइम पे नहीं होगा, इसीलिए जब लैक्टेशन के कारण ही जो होता है ना 3 से 4 मंथ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप कर जाता है, वो भी एक रीजन होता है, ठीक है, क्योंकि हार्मोन ही नहीं करने देगा वो। उसके बाद भी 4-5 महीने बाद से धीरे धीरे वो हो जाता है। प्रैक्टिकली तो अलग चीज है, बट थ्योरेटिकली बोला जाता है, जब नेचुरल प्रिवेंशन में, नेचुरल मेथड में देखते हैं, तो नेचुरल मेथड में क्या बोलता है कि एमनियोसेंटेसिस, मतलब
सॉरी कुछ एक और वर्ड है जिसमें एब्सेंस ऑफ, लैक्टेशनल एविनोरिया। हाँ लैक्टेशनल एमनोरिया, सॉरी। तो उस केस में क्या होता है ना कि ये एक तो हार्मोन, ठीक है, और दूसरा उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल विल बी स्टॉप बोला जाता है। तो एनसीईआरटी में लिखा है 6 मंथ, तो आंसर 6 मंथ ही देना, बट प्रैक्टिकली ये संभव होता नहीं है। 3 से 4 मंथ में फिर से वो साइकिल या फिर इवेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। प्रैक्टिकली स्टार्ट हो जाता है, थियोरेटिकली 6 मंथ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। तो 6 मंथ को सेफ पीरियड बोला गया, और ये होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बट डिपेंड ऑन बॉडी, ठीक है, डिपेंड ऑन फीमेल बॉडी हो जाता है। जैसे हम पहले बताए थे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिपेंड ऑन बॉडी के 7 दिन 8 दिन तक भी हो सकता है मेंस फेज, बट नॉर्मल क्या है 4 to 5 डेज होता है, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी है वही फॉलो करना, ठीक है, वो हम बता दिए तुम लोग को। और कुछ हो गया कंप्लीट? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है ये दोनों चैप्टर का फिलहाल कर के रखना, ये दोनों को जरूर कर लेना, ठीक है, असाइनमेंट से जरूर बनाना ना। बाकी बात जो बाहर का क्वेश्चन होगा उसको थोड़ा सा थोड़ा सा कर उसको भेज देना, उससे हम देख लेंगे, ठीक है, ठीक है। असाइनमेंट से क्वेश्चन ऐप में पूछना है, क्या? क्लास में नहीं। नहीं, असाइनमेंट का क्वेश्चन देखो, असाइनमेंट का Assignment- क्वेश्चन तुम क्लास में पूछो, क्लास में पूछ सकते हो, बाहर का भी क्वेश्चन क्लास में पूछ सकते हो, बट बाहर का क्वेश्चन में क्या है, कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही मतलब आउट ऑफ ये है सिलेबस फिलहाल, तो इसलिए हम बोल रहे थे क्योंकि वो सब चीज थोड़ा सा देख मतलब उसको थोड़ा देख लेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए कुछ कुछ टॉपिक्स है जो कि उतना दिमाग में नहीं रह पाता है। बाकी एनसीईआरटी वगैरह का टॉपिक में कभी कोई इशू नहीं होता है। जो बात जैसे अभी तुम कुछ लिथल का जो है वो तो बता दिए, बट बोले एग्जाम्पल वगैरह, तो एग्जाम्पल में कुछ कुछ जहाँ तक क्या था, चाहे हंटिंगटन डिजीज वगैरह जैसे सिकल सेल एनीमिया सब लिखा है, तो उसको थोड़ा देखना पड़ेगा हमको, ठीक है। इसलिए बोले कि कुछ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में नहीं पढ़े हो और जो तुमको दिख रहा है, वो तुमको डाउट है, तो उसको चैट में भेज दो। बाकी बात तो असाइनमेंट का क्लास में करो, क्लास में ही करना है, तो कोई इशू नहीं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसके लिए बोल रहे थे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन पूछना है? नहीं? रिप्लाई तो करो, हाँ ना कुछ भी। नो सर। ठीक है, हाँ तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। असाइनमेंट उसको कंप्लीट जरूर कर लेना, ठीक है, दोनों कंप्लीट जरूर करना, फिर भी बहुत फायदा होगा, ठीक है। और बता ही दिए 3-4 साल में देखा जा रहा दोनों चैप्टर 7-8 क्वेश्चन जो है उसको, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, और फिर आगे का भी असाइनमेंट वगैरह मिलेगा, तो पहले ये दोनों करना। इवोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस यूनिट से मिला के 10-12 क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो थियोरेटिकल कम से कम उसको इवोल्यूशन को करके रखना, कुछ क्वेश्चन जो भी है तुम्हारे पास बुक्स वगैरह उसको बना के रखना, ठीक है। बाकी बात हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है।